सुबह के 9 बज रहे आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं अमित सिंह। टाइम्स नाउ नवभारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन रहती है हलचल। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी एबीसीडी आपके सामने होगी। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। अमित गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, बाकी के रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे। अमित, आज खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, सबसे बड़ी खबर छठ पूजा को लेकर है। छठ पूजा पूर्वांचल का महापर्व त्योहार मनाया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर छठ पूजा को लेकर दो पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान काफी चल रहा है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली सरकार जो है वो लगातार कह रही है कि यमुना नदी के किनारे छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए हम अपनी छठ पूजा को मनाएंगे। और इस पूरी सियासत में सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्वांचल का वोट है वो 29% है। इसकी वजह से ये पूरा राजनीति पूरी गरमा रही है, और आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि आगामी एमसीडी चुनाव है, इसको लेकर ज्यादा तरीके से हो रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली के आईटीओ पर मौजूद हूं और यहां पर यमुना घाट है और यहां पर छठ पूजा का भी समिति है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर दिल्ली सरकार ने प्रॉपर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद प्रवेश वर्मा 2 दिन पहले आए और उन्होंने ऐलान किया कि यहां पर साफ सफाई की और कहा कि यहां पर हम पूरी तरीके से छठ पूजा मनाएंगे। तो आप देखते हैं किस तरीके से फोर्स भी तैनात कर दी गई है दिल्ली सरकार द्वारा कि यहां पर कोई भी ना आए। उन्होंने कहा है कि पूरी दिल्ली के अंदर जहां यमुना किनारे जो है वहां पर छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी, लेकिन वहीं आज प्रवेश वर्मा भी जो दिल्ली के सांसद है वो 11 बजे करीब यहां आएंगे और उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार कितनी भी कोशिश कर ले यहां पर वो मनाएंगे। देखिए, इस तरीके से छठ पूजा को लेकर काफी ज्यादा घमासान हो रहा है और पूरा देखा जाएगा जो राजनीति जिस तरीके से ले रहे हैं वो दूसरी एक तरफ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि एमसीडी ने छठ पूजा की साफ सफाई नहीं कही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने छठ पूजा के लिए पूर्वांचल के साथ धोखा दिया है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, आप साथ रहिएगा। बड़ा सवाल यही है कि जब छठ पूजा आती है और तब सियासत गर्माती है, तब यमुना को साफ करने के लिए जद्दोजहद शुरू होती है। चलिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी अमित कुमार का। अमित, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा के हालात हैं उसको लेकर समीक्षा बैठक होने की संभावना है और सबसे बड़ी बात की जो एलजी हैं वो बैठक लेंगे। उसमें तमाम जो वहाँ के सुरक्षा के हालात हैं और वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे डिफेंस से हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस से हो, उनके साथ वहाँ पर जो हालात है उसको लेकर बातचीत होनी है, ताकि वहाँ पे पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही एक बार फिर से टारगेट किलिंग हुई है। हालांकि जो 1 महीना पहले टारगेट किलिंग की स्थिति थी उसमें थोड़े से उसमें अगर आप देखें तो एक तरह से जो सुरक्षा बलों की सख्ती के बाद उसमें कमी आई है, लेकिन फिर से एक लंबे समय के बाद फिर से कल टारगेट किलिंग हुई है। तो इसको लेकर वहां पर क्या हालात है, किस तरह से सुरक्षा के हालात है, वहां पे किन एरियाज में जो इनपुट्स आए हुए हैं आतंकियों को लेकर, जो आउटफिट्स है उनको लेकर, उन सारी चीजों को लेकर एक समीक्षा बैठक होने वाली है जिसको एलजी लीड करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में आतंक का बौर नहीं, इस पर नजर सरकार की लगातार टिकी हुई है। आज सुरक्षा हालात पर गृह मंत्री की उपराज्यपाल के साथ मुलाकात होने वाली है। ये फ्रीक्वेंटली अमित हम देख रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है। केंद्र सरकार ने भी मौजूदा हालात पर नजर बनाकर रखी है। ऐसे में परिसीमन पर प्रक्रिया चल रही है। इलेक्शन कमीशन की टीम भी वहां पर पहुंची थी कुछ दिनों पहले। चुनावों के प्रोसेस को भी आगे बढ़ाना है, तो ऐसे में ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं मौजूदा हालातों को देखते हुए। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह लगातार वहां पर जो हालात है खुद मॉनिटर करते हैं। वहां पर एक एक चीजों की अगर कहें तो जानकारी उनके पास होती है और एलजी के साथ वो लगातार संपर्क में है, क्योंकि छोटी से छोटी भी बात होती है तो जम्मू कश्मीर के लोग को लेकर इतनी सेंसिटिव मैटर है कि वो अमित शाह, अगर आप कहें कि एज ए गृह मंत्री, वो पूरे हालात पर नजर रखते हैं। और इसीलिए वहां पर छोटी सी सिक्योरिटी रिव्यू हो या फिर कोई बड़ा फैसला हो, गृह मंत्री उन फैसलों के साथ होते हैं। और इसीलिए क्योंकि परिसीमन होना है, गृह मंत्री जब वहां पर जम्मू कश्मीर में दौरे में थे तो उन्होंने कहा था कि पहले जमहूरियत आएगी, जो वहां पर चुनाव होने हैं, और चुनाव के बाद स्टेटहुड भी दिया जाएगा। तो लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है परिसीमन। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पर थोड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री ने भी यही कहा था कि सब लोग आइए, शामिल होइए, स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन पहले पॉलिटिकल प्रोसेस में आपको शामिल होना पड़ेगा। तो इसलिए भी सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसीलिए तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ सिक्योरिटी रिव्यू भी लगातार जारी है वहां पर और समय समय पर ये बैठकें होती हैं। जी अमित,
अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। खबर बड़ी है, इस पर नजर बना के रखिए। आज पूरे दिन के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस खबर के बाद रुख करते मेरे सहयोगी अरिंदम का। अरिंदम, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है जो पूरे दिन सुर्खियों में रह सकती है? जी, असम मिजोरम के सीमा विवाद को लेके जो तनाव बना हुआ था वो फिर से भड़क उठी है। एक रोड निर्माण को लेके ये कल के दिन को हुआ है आपके पगलाचर एरिया में, काचार डिस्ट्रिक्ट असम में, जो असम मिजोरम बॉर्डर में है। वहां पे एक मिजोरम की तरफ से एक रास्ता बनाया जा रहा था असम के अंदर, करीबन 2 किलोमीटर अंदर। उसको लेके अभी तनाव फिर से बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये रोड कंस्ट्रक्शन पिछले 2 महीने से बना रहे थे, लेकिन असम के तरफ से नोटिस देने के बाद ये लोगों ने मिजोरम की तरफ से ये बंद किया था। लेकिन पिछले 2 दिनों से ये लोग बहुत एग्रेसिवली ये रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और रोड कंस्ट्रक्शन करने के बावजूद वो लोग वहाँ बंकर्स और कैंप्स बनाए हुए हैं असम के टेरिटरी के अंदर। और इसको लेके असम भी अपने फोर्सेस मोबिलाइज कर चुकी है वहाँ पे, और असम भी वहाँ पे बंकर्स और कैंप्स बनाए हुए हैं। तो दोनों फोर्सेस, असम और मिजोरम के फोर्सेस अभी आमने सामने बैठे हुए बंकर्स में, जैसे 2 देशों के बीच में होते हैं वैसे सीमा में बैठे हुए। तो किसी भी परिस्थिति के सामना होना पड़ सकता है। और इसके लिए अभी जो स्थानीय लोग हैं वो लोग भी काफी डरे हुए हैं, क्योंकि वो लोगों ने देखा है कि लैलापुर में कैसे दोनों तरफ से गोलीबारी हुई थी, जिसमें 6 असम पुलिस लोग मरे थे। तो वो लोग डरे हुए थे कि बिल्कुल। तो एक बार फिर से फोर्सेस आमने सामने, हम उम्मीद करेंगे कि तनाव ये ना बढ़े, हालात खराब ना हो, लेकिन स्थानीय लोगों में डर बैठा हुआ है अनहोनी होने का। हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। गौरव श्रीवास्तव का मैं रुख कर लेती हूँ। गौरव, आज क्या बड़ी खबर है आपके पास? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, और उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम सक्रियता जो है वो प्रदेश में दिखाई दे रही है। आज वृंदावन में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार मिलकर एक हुनर हाट का आयोजन कर रही है। और इस हुनर हाट का आयोजन का मकसद ये है कि जो भारत की शिल्प कला और खास करके स्थानीय शिल्प कला मथुरा और उसके आसपास के इलाकों की, उसको प्रमोट करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, सांसद हेमा मालिनी और मंत्री श्रीकांत शर्मा मौजूद रहेंगे। और देखिए, यहाँ पर जो 100 के करीब जो दस्तकार होंगे, उनमें जो है मूर्तिकार, संगतराश, लोहार, बढ़ई, माटी कला, स्वर्ण, कांस्य, कांच, ब्रास कला जैसे सैकड़ों परंपरागत कार्यों को करने वाले वो लोग, जिसमें खास करके अल्पसंख्यक समुदाय से बहुत सारे लोग आते हैं जो कि इस काम को पुश्तैनी तौर पर करते आए, लेकिन उनको एक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। उसको पहचान दिलाने के मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो सभी को साथ लेकर चलने की जो बात करती है उसमें आगे सक्षम हो पाती है। और उसी को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन, और हुनर हाट के नाम से ये कार्यक्रम आज वृंदावन में इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे। ये तो ऑफिशियल कार्यक्रम था कि मेट्रो की परियोजना को ओरिजिनली दिखाएंगे और तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, लेकिन जीका को लेकर भी अच्छी खासी जो दिक्कतें हैं यूपी में शुरू हो गई हैं, और जीका वायरस को लेकर भी आज योगी आदित्यनाथ तमाम अस्पतालों का दौरा कर सकते हैं और संबंधित अधिकारियों से मिल सकते हैं। इसे लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, ये जो जीका को लेकर जो पूरी समस्या उत्पन्न हुई, इसको लेकर बाकायदा मीटिंग भी की गई थी, और इस पर नजर रखी जा रही कि किस तरीके से इससे निपटने के लिए किस तरह के स्वास्थ्य इंतजामों की जरूरत पड़ सकती है। और मैं बता दूं कि अब तक बताया जो जा रहा है कि करीब 89 केस जो हैं वो उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, और इनमें सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में आए हैं, और साथ ही साथ कन्नौज जिले में भी एक मामला सामने आ चुका है। तो इसको लेकर जो है काफी ज्यादा जो एक तैयारी थी उत्तर प्रदेश सरकार वो कर रही है। सैंपल जो है अलग अलग जांच रिपोर्ट के लिए भेजे जा रहे हैं, और किस तरीके से अगर अस्पतालों में जरूरत पड़ सकती है अगर किसी तरह के इमरजेंसी स्थिति में, तो उसके लिए भी जो है एक तैयारी की गई है। और ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से हमने देखा था फिरोजाबाद और पिछले कुछ आसपास के इलाकों में जब तेजी से बुखार बढ़ा तो तमाम बच्चों ने अपनी जानें गंवा दी थी। ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि कोविड की सिचुएशन जो है वो थोड़ी थोड़ी जरूर बची हुई है, लेकिन उसके साथ
अगर ये मामला गंभीर होता है तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क है और इसको लेकर जो भी ठीक है गौरव, आप नजर बना के वो... रखिए। योगी आदित्यनाथ के इस दौरे पर वापस हम लौटेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरप्रीत भी जुड़ गए हैं। वहां भी सियासी हलचल हर पार्टी में देखने को मिल रही है। गुरप्रीत, आज क्या खबर क्या है वहां से, पंजाब से क्या खबर है? अगर पंजाब में बात करें तो लगातार पॉलिटिकल समीकरण चेंज हो रहे हैं। तो जैसे कि आज आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि उनके जो एमएलए है बठिंडा रूरल के रुपिंदर रूबी, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। अभी के आम आदमी पार्टी के जो आला अधिकारी है वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि लगातार जो रुपिंदर रूबी है कांग्रेस के संपर्क में थे, पिछले 2-3 दिन से लगातार वो उनके संपर्क में थे। तो कल लेट नाइट उन्होंने रिजाइन दे दिया। और ये जो आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए सबसे बड़ा झटका है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछले विधानसभा इलेक्शन में 2017 में सबसे ज्यादा जो सीटें ली थी वो मालवा रीजन से ली थी, और ये बठिंडा मालवा रीजन में आता है। आम आदमी पार्टी अपना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को आने वाले दिनों में और भी बड़ा डैमेज हो सकता है। और जो सूत्रों से पता चल रहा है, ये आम आदमी पार्टी में एक रिजेंटमेंट चल रही है, एक आपस में फूट चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक अनाउंस नहीं किया, जिस बात को लेके लगातार रुपिंदर रूबी भी आवाज उठाते रहे। और कहीं ना कहीं जो आपसों में खींचातानी चल रही है कि कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा, क्योंकि सभी जो नेता है वो ये कहते हैं कि पंजाब का ही होना चाहिए। और अभी तक अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता है उन्होंने अनाउंस नहीं किया। लगातार वो माजा दुआबा एरिया में लगातार जा रहे हैं। कल जैसे हमने देखा कि बड़ा रमन बैल जो कांग्रेस के नेता थे वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते माजा एरिया से, और पहले भी हमने देखा सेवा सिंह सेखवा को मिलने जो अरविंद केजरीवाल जाते हैं माजा एरिया में। तो कहीं ना कहीं अभी जो चुनावी रणनीति है अरविंद केजरीवाल इस पे कोई खुलासा नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में पार्टी के नेता अगर पार्टी छोड़ देती है आनन फानन में तो ये परेशानी का सबब जरूर है आम आदमी पार्टी के लिए। चलिए रुक करते हैं शिवानी का। शिवानी, मुंबई से बड़ी खबर क्या है? राजनीति तो वहां चली रही थी, दिवाली बीत गई, लेकिन अभी भी खुलासों की दिवाली बाकी है, बम रोज फूट रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज कुछ इसी तरीके का खुलासा करने वाले हैं नवाब मलिक। नवाब मलिक ने साफ साफ कहा है कि आज वो एक बहुत बड़ा बम फोड़ेंगे, जिससे कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका अंडरवर्ल्ड से क्या कनेक्शन था जब वो मुख्यमंत्री के पद पर थे, उसका खुलासा होने वाला है। हमारे टाइम्स ऑफ भारत के दर्शकों को एक जानकारी ये दे सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स तो सामने आने ही वाले हैं कि किस तरह से जो देवेंद्र फडणवीस ने कल इल्जामात लगाए थे नवाब मलिक पर कि उन्होंने कुछ टाडा एक्ट के तहत टाडा एक्ट में फंसे लोगों से कुछ अंडरवर्ल्ड में रह रहे लोगों की प्रॉपर्टी खरीदी थी जो कि गैर कानूनी थी। उसको लेकर नवाब मलिक का स्टेटमेंट तो आ जाएगा ही, लेकिन इसके अलावा एक वीडियो वो जारी कर सकते हैं ऐसे अहम व्यक्ति का जो कि अंडरवर्ल्ड से बहुत ही क्लोजली अटैच्ड है, उनके साथ काम कर चुका है। लेकिन इसका देवेंद्र फडणवीस से कैसा कनेक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी। 10 बजे का वक्त है। नवाब मलिक की तैयारी यहाँ पर पूरी नजर आ रही है। ट्वीट करके भी उन्होंने जानकारी दी है कि 10 बजे वो एक अहम जो बात है वो सभी के सामने रखने वाले हैं। देखना ये होगा कि नवाब मलिक की एक के बाद एक जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसके बाद हमने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया। बिल्कुल, नवाब मलिक ने कहा था उनकी नींद खो गई है, अब चैन खोने का वक्त है। मिलते हैं 10 बजे, हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, अब इंतजार करना होगा। अब क्या खुलासा करते हैं नवाब मलिक। फिलहाल उन्होंने कहा है कि जो आरोप देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद है, अंडरवर्ल्ड से मेरे कोई संबंध नहीं है। ठीक है शिवानी, आप इस खबर को ट्रैक करते रहिए। वापस आ रही हूँ, आदर्श मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। आदर्श, आपके पास क्या खबर है? आदर्श, आवाज पहुंच रही है? ये अपना सवाल दोहराएं। हाँ, क्या खबर है आज खबरों के सेंसस के लिहाज से? देखिए, आज खबरों के सेंसेक्स में जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है। मुख्तार अंसारी को लेकर पहले ही ईडी की प्रयागराज यूनिट ने केस दर्ज किया था और उसको लेकर लगातार जांच की जा रही थी। कुछ दिनों पहले ही मुख्तार अंसारी से बांदा जेल में पूछताछ की गई थी और ईडी की टीम ने ही पूछताछ में कई ऐसे नाम जो है वो सामने आए हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की जो संपत्तियां हैं वो इन लोगों से जुड़ी हुई हैं। इससे पहले सरकार ने 194 करोड़ की जो संपत्तियां हैं मुख्तार अंसारी की वो जब्त की हैं या फिर किसी न किसी तरीके से उसको नष्ट किया हुआ है। अब माना जा रहा है कि ईडी
इन सभी लोगों से पूछताछ करने के बाद मुख्तार अंसारी की और भी ऐसे कई इलाकों की कई जगहों की जो संपत्तियां हैं उसे जब्त कर सकती है, साथ ही साथ उसे अब अपने फाइल डॉक्यूमेंट में भी अटैच कर सकती है, जिससे आने वाले दिनों में जो कार्रवाई है उसमें वो रिकॉर्ड में दर्ज हो। इससे पहले कई बार माफिया मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हुई है और इसी को लेकर ईडी ने जो पूछताछ है, जो उसकी कड़ी है, वो और तेज कर दी है। ईडी के प्रयागराज यूनिट जो है वो लगातार इस मामले पर पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि जो संपत्तियों की जानकारी मिली है, जिनके आधार पर जो ब्यौरे तैयार किए गए हैं, उनसे जिन संबंधियों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा सकती है और उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। आदर्श, कुल 19 बैंक खातों का पता चला है, 12 और 7 अलग खाते पता चले हैं। इन खातों में पैसे कहां से आ रहे थे? ये भी खबर है कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जरिया थे ये दोनों माफिया। ऐसी भी कोई खबर है आपके पास? बिल्कुल, 12 ऐसे बैंक खाते हैं जिनके बारे में ईडी को जानकारी मिली है और इन 12 बैंक खातों को उनके अलग अलग जो सहयोगी रहे हैं उनके ज़रिए भी इनकी चलाए जा रहे थे और इनमें जो पैसों का लेन देन था वो कहां से हो रहा था, कितने पैसों के लेन देन पिछले 2 से 3 सालों या इससे पहले इस समय में हुई हैं और कौन कौन ये पैसे निकाल कर कहाँ पर किस तरीके से ऑपरेट कर रहा था, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है ईडी खंगाल रही है। फिलहाल इन सभी बैंक खातों को अटैच किया गया है डॉक्यूमेंट्स में अपने, और जो ईडी की संपत्ति विभाग होता है जिसमें ईडी संपत्तियों का ब्यौरा देता है, उसके तहत भी इन सभी चीज़ों को अटैच किया गया है। तो माना ही जा रहा है कि इन 12 बैंक खातों के साथ साथ आने वाले दिनों में पूछताछ के आधार पर और भी कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं। ठीक है आदर्श, आप नजर रखिए। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। हमारे साथ आशुतोष भी जुड़ गए हैं। आशुतोष, आपके पास आज क्या बड़ी खबर है? देखिए, अगर आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो वो बीएचयू से जुड़ी हुई है। बीएचयू के जो उर्दू डिपार्टमेंट है वहां पर एक पोस्टर कल जारी किया गया था जिसमें मदन मोहन मालवीय की जगह पर जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि जिनको कहा जाता है अल्लामा इकबाल, उनकी एक पोस्टर फोटो जारी कर दी थी। इसे लेकर बीएचयू में काफी बवाल हुआ और हालांकि बाद में जब बवाल बढ़ा तो उर्दू डिपार्टमेंट ने उस पोस्टर को हटा दिया। कहा यह जा रहा है कि उर्दू डिपार्टमेंट की ओर से इस पोस्टर को जारी किया गया था, उसमें यह कहा गया कि चूंकि 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल का भी जन्मदिन होता है, इस लिहाजा इसलिए गलती से मदन मोहन मालवीय की जो फोटो थी वो छूट गई थी और उनकी जगह पे अल्लामा इकबाल की फोटो लगाई गई थी। और इसी को लेकर जब विवाद बढ़ा तब के बाद फिर उर्दू डिपार्टमेंट बैकफुट पाया और अब जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसने इस पूरे मामले की जांच की एक बात सामने आ रही है और उसमें जो अल्ताफ इकबाल है जो कि उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष है, उन्हें भी एक नोटिस जारी किया गया है और पूरे मामले पर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। आशुतोष, अमूमन इस तरह के कार्यक्रम में चीफ प्रॉक्टर से परमिशन ली जाती है, मंजूरी ली जाती है, जिस तरह के दस्तावेज छपते हैं, चाहे वो टेम्पलेट्स हो चाहे वो इन्विटेशन हो, तो क्या चीफ प्रॉक्टर इस बात से अनजान थे कि उस पर एक पाकिस्तानी शायर की पोस्टर चस्पा की गई है जो भारत पाकिस्तान विभाजन में जिसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? क्या चीफ प्रॉक्टर को इसकी जानकारी नहीं थी? बिल्कुल, अगर आर्ट्स फैकल्टी की अगर डीन की बात करें तो उन्होंने ये इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और न ही विश्वविद्यालय प्रशासन को भी इस प्रकार की जानकारी दी गई थी। लिहाजा सबसे बड़ी बात यही है कि इसी कारण जो नोटिस जारी किया गया उर्दू विभाग को, इसी वजह से जारी किया गया कि उन्होंने इस बात की अनुमति पहले क्यों नहीं ली। इस तरह की जो भी अनुमति दी जाती है उसे बाकायदे विश्वविद्यालय के जो पोर्टल होता है उस पर भी ये बाकायदे उस पर अपलोड किया जाता है कि इस तरह का कार्यक्रम होने वाला है और इसमें ये लोग शामिल होंगे। लेकिन उर्दू विभाग की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और नतीजा यही है कि जब विवाद बढ़ा तो उर्दू विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं वो अब इसके माफी मांगते हुए फिर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो इस आयोजन से जुड़े हुए जो लड़के थे उनकी गलती की वजह से मदन मोहन मालवीय की फोटो नहीं लगी और उसके अल्लामा इकबाल की फोटो लगी। ठीक है, आप नजर रखिए। वापस हम लौटेंगे। हमारे साथ भंवर पुष्पेंद्र भी जुड़ गए हैं जयपुर से। भंवर, वहां क्या खबर है आज? देखिए, आज की खबर की बात करें तो बड़ी खबर भरतपुर से है, जहां पर भरतपुर सांसद जो हैं उनके ऊपर हमला किया गया है। उनके घर पर आधी रात को हमला हुआ है और हमले के दौरान फायरिंग की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस फायरिंग की जांच की बात कर रही है, लेकिन वहां एक पोस्टर लगाया गया है। उस पोस्टर में सांसद का पोस्टर है और महिला सांसद है, जिसमें पोस्टर के ऊपर क्रॉस का चिन्ह लगा करके 2 कारतूस चिपका दिए गए हैं। तो मामला साफ है कि धमकी है और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी 2 बार उनको धमकी मिल चुकी है। एक बार उनके गाड़ी के ऊपर हमला भी हो चुका है जिसमें एक आदमी को हिरासत में लिया गया था और फिलहाल एक पत्र भी वहां पर मिला है जिसमें साफ लिखा गया है कि आप दलित हैं, दलित बनकर रहिए, ज्यादा उड़िए मत, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो इस पूरे पत्र की भी पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार कौन लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे, इस तरह का घटना को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह की दहशत फैला रहे हैं। उसके बाद से सांसद जो है वो बेहोश हो गए और उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया
अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, उनका ब्लड जी। प्रेशर बहुत ज्यादा है। हमने फोन पे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन फिलहाल वो बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन उनके जो निजी सचिव हैं, उनका कहना है कि फायरिंग हुई थी, 2 फायर हुए थे और पुलिस अभी फायरिंग की बात से इनकार कर रही है, जांच का विषय बता रही है। चलिए, लेकिन वहां जिंदा और इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। बड़ी खबर है, एक सांसद के घर पर दिन दहाड़े हमला किया जाता है, धमकी दी जाती है। इसको लगातार हम ट्रैक करते रहेंगे। चलिए पटना का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी साकेत वहां से जुड़े हैं। साकेत, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है जो पूरे दिन चर्चा का विषय रह सकती है? देखिए, बिहार से तो आज जो खबर है वो छठ को लेकर है, क्योंकि लोक आस्था का महापर्व जो छठ है वो आज से शुरू हो रहा है। आज शाम का अर्घ होगा और कल सुबह के अर्घ के साथ इस महापर्व का समापन होगा। लेकिन उसे लेकर जो तैयारी है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोरोना काल में ये महापर्व आयोजित हो रहा है और खास करके सरकार ने इस बार ढील दी है कि जो गंगा किनारे जो घाट बने हैं वहां भी लोग जा सकते हैं, जहां पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं अर्घ देने के लिए। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चूंकि कोरोना का टाइम है, ऐसे में जो लाखों की भीड़ गंगा किनारे जुटेगी तो उससे कहीं कोई संक्रमण ना फैले, इसे लेकर प्रशासन को अलर्ट रहना होगा। जो मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ये तमाम चीजों की व्यवस्था घाट पर की गई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन पूरी जो तैयारी है वो है और आज शाम का जो अर्घ होगा उसके बाद कल सुबह के अर्घ के साथ इस महापर्व का समापन होगा। और इसी को लेकर बिहार में शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े और आज की बड़ी खबरों पर क्या क्या अपडेट था उन्होंने हम तक पहुंचाया। अब हम सेंसेक्स मीटर पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद एक ओल्ड रैंक और एक नया रैंक हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले उन खबरों की बात जिस पर अभी हमने अपने रिपोर्टर्स के साथ चर्चा की है। जी, अमित शाह की JNK पर बैठक होने वाली सुरक्षा को लेकर, इसके अलावा नवाब मलिक आज कुछ बड़ा खुलासा कर सकते हैं। 10 बजे PC करने की बात कही। बठिंडा से भी बड़ी खबर थी, जहां आपके MLA ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा अब जो ओल्ड रैंक थी, अब नई रैंक आपको जोशना बताएंगे। अमित शाह की जो जम्मू कश्मीर में बैठक होनी है उससे पहले देखिए नवाब मलिक पर भी नजर रहने वाली है, क्योंकि एक और खुलासा वो करेंगे। बीजेपी सांसद रंजीता कोहली के घर पर हमला हुआ, इस पर भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर होगी। वहीं अमित शाह की जो बैठक है उपराज्यपाल के साथ जम्मू कश्मीर के, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। IAF कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नजर इस पर भी टिकी है, क्या कहेंगे। बठिंडा ग्रामीण से MLA का आम आदमी पार्टी से इस्तीफा। आम आदमी पार्टी को अभी एक बड़ा झटका दिया है उनकी बठिंडा ग्रामीण से विधायक ने। और खबरों के सेंसेक्स में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं दोस्तों दोबारा लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ रहिए।